नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल विषय के सीरीज को चालू करेंगे। किसी भी विषय के सीरीज को चालू करने के पहले हमको उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। अब यह जानना आवश्यक क्यों होता है किसी भी विषय को चालू करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अगर कोई आदमी किसी का सुनता है और बोलता है कि वह आईएएस की तैयारी करूँगा और स्टेट पीसीएस की तैयारी करूँगा, यह सब चीज़ सुनता है और क्या करता है, वह तैयारी चालू कर देता है। और हम थोड़े दिन बाद देखते हैं कि जैसे थोड़ा दिन बोले तो 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 3 महीना या 10 महीना, 1 साल, थोड़े दिन बाद हम देखते हैं वह जो तैयारी स्टार्ट किया रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और हम जब एंडिंग करता है उसको देखते हैं तो उसका जो ग्राफ रहता है तैयारी का, वह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम भूगोल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत से लोग यह बोलते हैं कि मेरे को भूगोल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता या फिर और कुछ। तो यह सब चीज़ के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि यह जो व्यक्ति रहता है, जो तैयारी स्टार्ट तो किया है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसका मोराल जो रहता है धीरे धीरे डाउन होते जाता है और वह तैयारी नहीं कर पाता। लेकिन बहुत से पहचान में यूपीएससी वाले थे जिन्होंने क्वालिफाइड किए थे। उन लोगों से जब मैं पूछा कि ऐसा क्यों होता है, जबकि यूपीएससी जो क्वालिफाइड किए वह 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल, वह इस तरह से तैयारी किए थे, इतने दिन तक कंटिन्यू वह तैयारी करते। और उन लोग का अगर मैं ग्राफ देखूं एक्सपोनेंशियली, जब वह स्टार्ट किए थे, स्टार्ट करने से एंड तक उन लोगों का जो ग्राफ रहता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों में यह फ़र्क क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा आप डिस्कशन करके देखते हैं कि होता क्यों है। अब इन लोग जो यूपीएससी क्वालिफाइड किए थे पहचान में, उन लोगों से जब मैंने पूछा यह क्वेश्चन कि होता क्यों है, तब उन्होंने, सभी लोगों ने एक ही बात कही है। सबका कंक्लूज़न जो है उसको आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो होता क्या है, जैसे कोई आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर मैं इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ की जो खासियत है उस चीज़ के बारे में अगर मेरे को नहीं पता है, तो मैं उसके पीछे जो है तैयारी नहीं कर, उसके पीछे मैं मेहनत कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा दिन तक। या मैं, जैसे ये लोग जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इससे अगर आप पूछोगे कि जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में उसको कितना नॉलेज है, तो वह नहीं बता पाएंगे। इसका कार्य क्या होता है, अगर ये तुम्हारे ज़िंदगी में आ गया तो फिर तुम कैसे परिवर्तित होगा आपका लाइफ, ये सब चीज़ के बारे में भी नहीं बताते। तो और जब जो क्वालिफाइड किए हैं उन लोग से अगर आप पूछोगे कि आईएएस के बारे में क्या है, तो उन लोगों को सब क्लियर होता है कि इसका पावर क्या होता है, इसके बारे में एक एक चीज़ जानते रहते हैं। वह इस चीज़ को अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे बड़ी खासियत होता है, अगर मैं लाइफ से अगर उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाया तो फिर वह कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए मैं तैयारी नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को देखेंगे। और यही चीज़ अगर मैं भूगोल के बारे में बोलूँ तो भूगोल में भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो भूगोल को पढ़ना पसंद नहीं करते। अब उस चीज़ में इंटरेस्ट कैसा पैदा करे, उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। उसको इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं भूगोल के बारे में जानूँगा, वह मेरे लाइफ में किस हिसाब से इफ़ेक्ट डाल रहा है, इस चीज़ को अगर मैं जानूंगा तो भूगोल पढ़ने में मेरे को आसानी होगी। तो उसी चीज़ को देखते हैं हम, थोड़ा सा भूगोल के खासियत को देखते हैं कि उसकी खासियत क्या क्या होती है। ऐसे तो भूगोल की खासियत बहुत सारी होती है, लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदु पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि पेपर के दृष्टिकोण से यह देखेंगे हम, पेपर के दृष्टिकोण से। और सेकंड चीज़ हम इतिहास के बारे में देखेंगे, इतिहास के दृष्टिकोण से। और थर्ड चीज़ देखेंगे अपने जीवन से कनेक्ट करके देखेंगे। यह तीनों चीज़ से हम एक कनेक्ट करके देखते हैं भूगोल को एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हम पहले इतिहास के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े होंगे। मध्यकालीन के भारत इतिहास में जैसे आपको पता होगा कि जब भी मुस्लिम आक्रमण हुआ तो वह जो है खैबर दर्रा होते हुए भारत में आते थे। अगर मान के चलो, अगर खैबर दर्रा नहीं होता, खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में पड़ने वाला एक दर्रा है।
अगर वह खैबर दर्रा ही अगर भारत में नहीं होता उस समय के इतिहास में, तो हमारा जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन का जो भारत का इतिहास है, उसका स्वरूप कुछ और ही होता है। एक चीज़ देख डाल। और सेकंड चीज़, अगर हम आधुनिक भारत के बारे में देखें तो आधुनिक भारत के बारे में अगर देखते हैं तो आधुनिक भारत में जितने भी यूरोपियन कंट्री थी वह समुद्र के रास्ते भारत में आई थी, समुद्र के रास्ते में भारत में आई थी। तो अगर भारत का हम मैप देखते हैं, भारत का मैप कुछ इस त्रिकोणाकार में भारत का मैप होता है। अगर वह समुद्र के रास्ते में आ रहे हैं तो समुद्र के रास्ते में अगर हम देख सकते हैं, यह 3 बिंदु को हम देख सकते हैं। इसी कारण भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ जो निर्मित की गई थी भारत में, वह इसी कारण है क्योंकि वह समुद्र मार्ग से आए। अगर वह रास्तों के द्वारा आते भारत में तो भारत का आधुनिक भारत का स्वरूप कुछ और होता है। तो यह हो गया हमारे इतिहास के संबंध में। और देखोगे तो बहुत सारे इसमें कंक्लूजन निकल सकते हैं। और सेकंड चीज़ अब देखते हैं हम लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में देखते हैं, जीवन के बारे में क्या भूगोल हमको क्या इफेक्ट डालता है। तो देखिए, अगर हम IAS बने या ना बने, लेकिन हमको जीवन तो जीना ही है, तो इससे कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम भारत का अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो क्या है भारत का आर्थिक स्थिति, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम देखते हैं कि अधिकतर जनसंख्या जो है भारत में कृषि से संबंधित है। और कृषि के भूगोल हमें कृषि की जानकारी भी देता है। पहला चीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर पूर्वानुमान लगाना चाहें तो वह भूगोल के माध्यम से हम लगा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको इसमें देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ऐसे समय में अंग्रेज़ों का विरोध किया। वह भारत में मेन समय में, जैसे उस समय क्या होता था भारत में जब विरोध किया, तो उस समय अगर भारत का परिदृश्य देखें तो 50% जो जनसंख्या है भारत का, वो अंग्रेज़ों के सपोर्ट में रहते थे। और उसमें से मात्र जो 10% जनसंख्या है वह अंग्रेज़ों के नीतियों का विरोध करते थे। और बाकी जो 40% जनसंख्या उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता था। ये अपने भारत का परिदृश्य था। अब इस समय जब बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया, इस समय जब 10% लोगों में जब अंग्रेज उसके ऊपर दबाव डालते थे, वह खुले तौर पर इस चीज़ का विरोध करते थे। अब यह इस चीज़ का विरोध क्यों करते हैं, इसको अगर हम भूगोल से रिलेट करके देखें तो हम देख सकते हैं। जैसे कि बाल गंगा तिलक, इस चीज़ को देखने के लिए हमको सबसे पहले बाल गंगाधर जो तिलक जी हैं उसके हम बचपन के बारे में अगर अध्ययन करें, तो बचपन के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जो बाल गंगाधर तिलक है वह पहाड़ी क्षेत्रों से आता है। पहाड़ी क्षेत्रों से आने के कारण क्या होता है, वहाँ के लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोगों को क्या रहता है, जल्दी से किसी बाहरी दुनिया का जो स्वरूप रहता है, संस्कृति रहता है, उसको अपनाना नहीं चाहते। पहाड़ी लोगों में यह खासियत होती। और वही अगर मैदानी क्षेत्रों के बारे में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में वह होता है कि वह खुले दिमाग के होते हैं, वह किसी भी संस्कृति को जल्दी अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं रहता। और बाल गंगाधर तिलक जब पहाड़ी क्षेत्रों से उसका बचपन गुजरा है, और जब उसके ऊपर जब अंग्रेज़ों ने दबाव डालते थे कि ये नीति ऐसा करना है वैसा करना है, तब ये इस चीज़ का खुले तौर पे विरोध करते थे। तो अगर हम पूर्वानुमान लगा सकते, वैसे भारत के सभी जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसमें हरियाणा के बारे में जान सकते हैं, यूपी बिहार जितना भी है हमारे भारत का क्षेत्र, उसके बारे में हम जान सकते हैं कि उसके मतलब एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में। और थर्ड चीज़ देखते हैं अपना पेपर के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में क्या इफेक्ट डालता है भूगोल। भूगोल का अगर हम देखें तो पेपर में, जैसे पीटी की बात करें, पीटी में क्या होता है, भूगोल का अगर 6 साल का इतिहास, मतलब यूपीएससी का अगर 6 साल का देखें तो होता क्या है, इसका एवरेज बनता है 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज बनता है भूगोल का। मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में 15 से 17 क्वेश्चन भूगोल का आता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका वेटेज क्या है। वैसे ही अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी यही वेटेज है। और अगर आजकल 2-4 सालों से ट्रेंड देखोगे यूपीएससी का जो निबंध का पैटर्न है वह भूगोल से संबंधित है। तो हम जान सकते हैं कि भूगोल कितना इम्पोर्टेंट है यह सब चीज़ से। अब हम देखते हैं भूगोल के सिलेबस के बारे में। भूगोल के सिलेबस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे विश्व का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। जैसे विश्व के भूगोल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे भौतिक भूगोल,
राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, और तीसरा है अपना आर्थिक भूगोल। यह 3 भागों में हम विश्व के भूगोल को बांट सकते हैं। अब देखते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भू आकृतिक विज्ञान में क्या रहेगा कि जो अपने पृथ्वी के बारे में है, उसको पृथ्वी कैसे बनी है, क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और खगोलीय चीज़ों को देखेंगे। और इसमें पठार, पर्वत, यह सब चीज़ भी आ जाते हैं विश्व के। अब सेकंड चीज़ देखते हैं जलवायु। इसी में रहेगा एक जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में यह रहेगा कि विश्व की जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हम समुद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये सब चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जैव भूगोल पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो पर्यावरण से संबंधित है वह सब इसमें आ जाएगा। और एक और टॉपिक है जो ऑप्शनल के हिसाब से है, वो है पारिस्थितिक पर्यावरण। यह जो है ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। तो हमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव, ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान के बारे में। जो सामाजिक है उसके तहत हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला टॉपिक है अधिवास के बारे में पढ़ेंगे। अधिवास बोले तो यह होता है कि जैसे विश्व में जो शहर का निर्माण हो रहा है, कैसे हो रहा है, गांव के बारे में, यह सब चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकंड चीज़ इसी में जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा चीज़ रहेगा मानव विकास। मानव विकास में जो मानव के विकास के लिए जो सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे मानव विकास में। और चौथा इसमें भू राजनीतिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कोई 2 देशों के बीच विवाद हो रहा है, उसके जो सीमावर्ती विवाद है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं भूगोल के बारे में, तो सबसे पहले आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो थर्ड जो सेक्टर रहता है अपने अर्थव्यवस्था में, वो सब चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था परिवहन के बगैर तो चल नहीं सकती, तो परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके व्यवसाय के बारे में देखेंगे। यह सब जो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखते हैं भारत की भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भारत के भूगोल में अगर हम देखें तो भारत की भूगोल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसको भी हम भौतिक, सामाजिक आर्थिक, यह तीनों भागों में हम इसको भारत के भूगोल को भी बांट सकते हैं। तो देखते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है। भारत का स्थान पहला टॉपिक है। इसमें भारत का व स्वरूप। इसमें हम पहला पढ़ेंगे भारत के स्थान व स्वरूप के बारे में, कि भारत की जो सीमा है वह कहाँ तक फैली है, क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक देखेंगे भारत की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना के बारे में अगर हम भारत की भौतिक संरचना के बारे में बोले तो भारत की भौतिक संरचना में हम पठार, पर्वत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, हिमालय पर्वत है, वह सब चीज़ के बारे में
वर्णन, वह चीज़ सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ है इसमें अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। अपवाह तंत्र वह होता है जैसे नदी नाले के बारे में, यह सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे, और हम देखेंगे इसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखेंगे, और हम देखेंगे इसी में जो मिट्टी है उसके बारे में भी इसी में ही देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदाएं, जो भारत में प्राकृतिक आपदा आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह हो गया हमें भारत के भूगोल के बारे में। भारत की भौतिक भूगोल के अंतर्गत यह सब टॉपिक हमको पढ़ना है। अब अगर हम सामाजिक भूगोल के बारे में देखें तो सामाजिक भूगोल में पहले तो जनसंख्या के बारे में देखेंगे। जनसंख्या के बारे में देखेंगे, भारत की जनसंख्या, उसकी नीति के बारे में देखेंगे। सेकंड अपना देखेंगे प्रवास। अब ये प्रवास क्या होती है, जैसे कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई काम करने जा रहा है, वह सब चीज़ के बारे में हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है अधिवास। यह सब चीज़ हमको जो सामाजिक भूगोल है उसके अंतर्गत यह सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। आर्थिक भूगोल में अगर हम देखें तो पहला तो ये है कि भूमि संसाधन, जो भूमि से हमको संसाधन प्राप्त होती है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम कृषि के बारे में देखेंगे। भारत की जो कृषि पद्धति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कृषि में ही अब जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो नहर नाले ये सब बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत में खनिज है, उद्योग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है परिवहन के बारे में देखेंगे, भारत में क्या क्या परिवहन की व्यवस्था है, क्या है, और जो योजना चलाई जा रही है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक है सतत विकास। यह सब आर्थिक, जो भारत की आर्थिक भूगोल के बारे में हम यह सब टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि बुक के बारे में, कौन सी बुक हमको प्रीफर करनी चाहिए भूगोल के लिए, वह सब चीज़ के बारे में देखते हैं। तो बुक के लिए अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि बुक प्रीफर करें कि नहीं करें। पहला क्वेश्चन यही रहता है सब स्टूडेंट के बीच में कि नोट्स से हमको सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हम बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, मेंस रहता है। मेंस जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका, जो रैंक को डिसाइड करता है। रैंक को डिसाइड करने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत होती है। तो लिखने की ज़रूरत होती है, जैसे बहुत से टीचरों लोग ये बोलते हैं कि आप मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, उसमें क्या रहेगा, आपको एनसीईआरटी की बुक या कोई बुक प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखोगे हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है 5% तक आके रुक गया है यूपीएससी में। 5% तक आने का कारण यही है कि हिंदी माध्यम के लोग जो रहते हैं नोट्स के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं, ना कि वह बुक को प्रीफर करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो 6 से जो 12 तक की एनसीईआरटी है वह आप प्रीफर करिए, पहला चीज़। उसके बाद आप जैसे रेफरेंस बुक लेना चाहे तो बहुत सारे मार्केट में है, जैसे माजिद हुसैन की बुक है, वर्णवाल की बुक है, और देखें तो अपना DR खट्टर की बुक है, और P दयाल की बुक है। यह सब बुक आप प्रीफर कर सकते। और भी बुक है बहुत सी, लेकिन मैं कोई एक बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ कि कोई एक बुक प्रीफर करनी, क्योंकि किसी बुक में कोई टॉपिक बढ़िया दिया है, किसी और बुक में बढ़िया दिया है। तो यह सब चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद।